मुखारविन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदण्डं मोक्षदण्डं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ते ऋषियो देव नमन्ते अपसहसाम जना नरा नमन्ति देवीशं नकाराय नमो नमः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नमः। डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझोलिया, पश्चिमी चंपारणम, कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पद। निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वांग्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। इस पुस्तक से आलोचनात्मक प्रश्न 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं एवं टिप्पणी पूछे जाते हैं एवं शुद्ध उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का एक यानी 20 अंक के पूछे जाते हैं। इस तरह का प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। आज का शीर्षक है यानी विषय है कथा साहित्य की व्यापक प्रभाव। आज का विषय है कथा साहित्य की व्यापक प्रभाव। पूर्व पाठ की स्मरण कीजिए। पूर्व पाठ में मैंने कवि राजशेखर के बारे में जानकारी दिए हुए थे। राजशेखर संस्कृत साहित्य में काव्य मीमांसा नामक शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता के रूप में विख्यात हैं, पर वह एक सफल नाटककार और कवि थे। इनके 4 या 5 पुस्तक उपलब्ध हैं। पहला है बाल रामायण, दूसरा है बाल भारत, जिसे हम प्रचंड तांडव, विदुषाल भंजिका और कर्पूर मंजरी, इनके 4 नाटक हैं, तथा हरविलास महाकाव्य है। स्वयं राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में अपने भुवन कोश नामक एक भौगोलिक ग्रंथ का भी उल्लेख किया है, पर हरविलास और भुवन कोश अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके। प्राक प्रमाणों के आधार पर राजशेखर का समय 10वीं सदी का आरंभ माना जाता है। इनके माता पिता आदि वर्णन मैंने किए हुए थे। आज का व्याख्यान है कथा साहित्य की व्यापक प्रभाव।
के बारे में जानकारी अभी आप प्राप्त करने जा रहे हैं। कथा साहित्य क्या है, लोक कथा क्या है, नीति कथा क्या है, पाश्चात्य साहित्य में कथा को विशेष गौरव दिए जाने लगा है और इसमें प्रभावित होकर पूर्वी साहित्य में भी इनकी महत्ता स्वीकार होने लगी है। आजकल के लिए सच्चा कहा जा सकता है कि यह न भूलना चाहिए कि कथा साहित्य का उदय इसी भारतवर्ष में हुआ और इसने ही संसार के सामने इस साहित्य विद्या की उपयोगिता सर्वप्रथम प्रदर्शित की। भारतीय साहित्य की विश्व साहित्य की के लिए ये देन है। इसमें लोकप्रिय कथा की देन विशेष महत्व रखती है। पाश्चात्य जगत के भारतवर्ष ही कहानी की उद्गम भूमि है। यहीं से इसने भ्रमण करना आरंभ किया और वह समस्त सब देशों के साहित्य में व्याप्त हो गई। षष्ठ शताब्दी में हम भारत में उन कथाओं को लोकप्रिय पाते हैं जिनका संग्रह पंचतंत्र में हमें आज भी उपलब्ध हो रहा है। पंचतंत्र का भी अपना विशिष्ट इतिहास है, जिसे जर्मन विद्वान डॉक्टर हेल्टेंट ने अपने परिश्रम से खोज निकाला है। पंचतंत्र की कहानियां बड़ी प्राचीन है। बृहद कथा तीसरी शताब्दी तथा तंत्राख्यार्का के रूप में उसका मौलिक रूप आज हमारे मनन के लिए विद्यमान है। पंचतंत्र विश्व साहित्य को भारतीय साहित्य की महत्व देन है। इन कहानियों के भ्रमण की कथा नितांत रोचक तथा उस उपदेशप्रद है। उसका अनुशीलन हमें बताता है कि काटक या दमनक की चतुरता भारत के तथा अरब के निवासियों को समभाव से आनंदित करती रही है। राजा शिवी के आत्मत्याग की कथा राजा भोज के सभासदों को उसी प्रकार उपदेश देती है जिस प्रकार फारस के बादशाह खुसरो नौशेरवा के दरबारियों को ऐतिहासिक तथ्य यह है कि जब
सच शतक में भारत तथा फारस का घनिष्ठ संबंध था। तब इस रोचक तथा उपदेशप्रद कथाओं की ओर अस्थाई बादशाह की दृष्टि आकृष्टित हुई। न्यायी बादशाह के दरबारों में एक संस्कृत के ज्ञाता हकीम नितांत रहते थे। उनका नाम था बुरजोई। इन्हीं हकीम साहब ने पहले पहल पंचतंत्र का प्रथम अनुवाद प्राचीन फारसी भाषा में 533 ईस्वी में किया। इस अनुवाद के 50 वर्ष के भीतर ही एक ईसाई पादरी ने पहलवी से सीरियन भाषा में 560 ईस्वी में कलिलग और दमनग के नाम से अनुवाद किया। इस अनुवाद का नाम रखा गया कलिलह और दमना, जो प्रथम तंत्र के प्रधान पाठ करकट तथा दमनक के नाम दिया गया। इस अनुवाद का श्रेय अब्दुल्ला अल-मुफाक नामक विद्वान की। यह स्वयं तो मुसलमान था, पर इसका पिता फारसी था। यह अनुवाद 750 ईस्वी में किया गया। इस शताब्दी में एक दूसरा भी अनुवाद प्रस्तुत किया गया। 781 ईस्वी में अब्दुल्ला बिन हवाजी ने पहनवी से अरबी में अनुवाद किया। इसी अनुवाद को सहल बिन नव वक्त ने यहिया बरमकी की आज्ञा से अरबी कविता में किया, जिसके लिए उसे 1000 सुवर्ण दिनार पुरस्कार में मिले थे। 1000 सुवर्ण यानी 1000 सोना दिनार पुरस्कार मिले थे। पंचतंत्र के अरबी में ये प्रसिद्ध अनुवाद है। पंचतंत्र के अरबी में प्रसिद्ध अनुवाद है।
समय समय पर अन्य भी अनुवाद हुए हैं। यह हुई 7वीं शताब्दी में पश्चिमी जगत में भारतीय कहानियों के भ्रमण की बात। या तो 7वीं शताब्दी में पश्चिमी जगत में भारतीय कहानियों की भ्रमण की बात, इस शताब्दी के पहले ये भारत से पूरब भी पहुंच चुकी थी, क्योंकि चीनी भाषा के 2 विशेषज्ञों ने, जिनमें प्राचीनतर 668 ईस्वी में चलित था, 668 ईस्वी में रचित था, बहुत सी भारतीय कहानियों का अनुवाद चीनी भाषा में किया गया होता है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस विश्वकोशों ने अपने 202 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों को आधार बतलाया है। इस प्रकार 2 शताब्दी के भीतर ही ये भारतीय कहानी अरब से लेकर चीन तक फैल गई। अरब से लेकर चीन तक फैल गई। अरबी भाषा मध्य युग की सभ्य भाषा थी। अरबी भाषा मध्य युग की सभ्य भाषा थी। अरबी में अनुवाद होते देर नहीं हुई कि कहानियाँ पश्चिमी जगत के साहित्य में प्रवेश कर गई और भिन्न भिन्न देशों को भाषाओं में उनके अनुवाद होने लगे, ताकि लैटिन, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश तथा आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी आदि भाषाओं में इनके अनुवाद धीरे धीरे मध्ययुग में 16वीं शताब्दी तक होते रहे। ग्रीस के सुप्रसिद्ध कथा संग्रह ईसाप की कहानियाँ तथा अरब की मनोरंजन कहानियाँ अरेबियन नाइट्स की आधारभूत ये ही कहानियाँ हैं तथा अरब की मनोरंजक कहानियाँ अरेबियन नाइट्स की आधारभूत
कहानियां हैं। इस तथ्य के अन्वेषण विद्वानों की यह मान्य सम्मति है। मध्ययुग में ये भारतीय कहानियां, विदापई की कहानियां, विद्यापति की कथाएं के नाम से पश्चिमी जगत में विख्यात थी। ये कहानियां वहाँ के लोगों में इतनी प्रसिद्ध हुई कि भगवान बुद्ध ईसाई संतों के बीच में विराजने लगे। मध्ययुग की एक सुविख्यात कहानियां थी बलराम और जो सब की कहानियां। वह इतनी शिक्षाप्रद हुई कि कथा के पात्र ईसाई संतों में गिने जाने लगे। इसमें जोसेफ स्वयं बुद्ध हैं। जोसेफ बुद्ध सब के रूप में बोधिसत्व का अपभ्रंश है। बोधिसत्व बुद्ध तत्व प्राप्ति के लिए क्रियाशील व्यक्ति का ही द्योतक है। यह आश्चर्य का विषय नहीं है कि बुद्ध ने अपनी कहानियों की कृपा से ईसाई संतों की माननीय पंक्ति में स्थान पी लिया। बेचारे ईसाइयों को इसका बिल्कुल ध्यान नहीं था कि अपने संतों में गणना कर रहे थे कि वे उनसे विरुद्ध धर्म के संस्थापक थे। मध्य युग के बीत जाने के बाद प्राचीन काल में भारतीय कहानियों का परिचय पश्चिमी जगत में मिल गया था। सालोमन के न्याय, सालोमन्स जजमेंट के नाम से प्रसिद्ध कहानियां मूल भारतीय ही है। सिकंदर की जितनी कहानियां ग्रीक, अरबी, बीब्रू तथा फारसी भाषाओं में मिलती है, उसमें सर्वत्र उनकी माता के विषय में एक ही कहानी की है। उसका पुत्र शोक इतना अधिक था कि किसी प्रकार कम ही नहीं हो रहा था। तब किसी विद्वान ने उसे कहा कि यदि तुम हमारे लिए
ऐसे घर में सरसों लगा दोगे जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, तो मैं तुम्हारे पुत्र को जिला दूंगा। बेचारे घर घर सरसों की तलाश में घूमती रही। अंततः देशवासियों के लिए मृत्यु आवश्यक अवसान है, इस तथ्य का पता उसे स्वयं लग गया। यह कहानी भी भारतीय है। बुद्ध द्वारा कृषा गौतमी का उपदेश ही इस कहानी का आधार है। इस प्रकार पंचतंत्र की कहानियाँ केवल भारतवासियों को ही आनंदित नहीं करती है, बल्कि सब संसार के अनेक देशों के निवासी उससे आनंद उठाते हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। कल अगली कक्षा में पुनः हम पंचतंत्र क्या है, संस्कृत साहित्य में पंचतंत्र क्या है, पंचतंत्र जिन कथाओं का संग्रह है, भारत में नितांत प्राचीन है। पंचतंत्र के भिन्न भिन्न शताब्दियों में तथा भिन्न भिन्न प्रांतों में अनेक संस्करण हुए हैं। इस बारे में मैं आपको अगले कक्षा में जानकारी देंगे। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्ण।